किसी भी कारणों से क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल है इससे जो है उसका फ्लूइड, जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का फ्लूइड अगर बाहर आ जाए, फिर हर बार की तरह अपन एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। कितनी नॉलेज आपको मिली है वो जानने के लिए ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम पूरा पढ़ेंगे एडीमा क्या होता है, अपन क्लासिफिकेशन करेंगे एडीमा कितने प्रकार के होते हैं, लोकलाइज, जनरलाइज, पिटिंग, नॉन पिटिंग। सो हेलो विशाल जौहरी, और चाहे हार्ट फेलियर हो या किडनी वीक हो या लिवर में डैमेज हो, इन सब का एक ही सिम्टम है, वो है एडीमा। कितनी बार आपने अपनी दादाजी माता पिताओं में एक चीज देखी होगी, उनके पैर सूज जाते हैं, तो ये पैर सूजना आपको इग्नोर नहीं करना है, ये क्लू है, ये बता रहा है कि आपके अंदर के जो 3 मुख्य ऑर्गन जो हैं वो डैमेज हैं। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, आज का अपना टॉपिक भी है एडीमा। ये जो एडीमा टॉपिक जो है ये हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, ये हाईली इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे सीधा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक पूरा लॉन्ग आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग के साथ साथ आजकल एक क्लिनिकल केस स्टडी आ जाती है, और उससे भी ज्यादा इससे बहुत सारे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। तो इन शॉर्ट देखा जाए, देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को यह जानना बहुत जरूरी है कि उससे किसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन को उसी के हिसाब से पढ़ना है। सो एडीमा हाईली इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग, शॉर्ट, क्लिनिकल केस स्टडी सब कुछ इसमें आ रही है। और अब आपके ना बेटा पेपर का पैटर्न हो चुका है चेंज, अब इसमें क्लिनिकल केस स्टडी आ रही है, और इसी फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने पढ़ाने का तरीका बदल दिया है, एग्जामिनर ने क्या करा, पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया, तो हमने पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया। 100% पास करके लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं प्रॉपर आपको समझाता हूं कि किस तरीके से क्लिनिकल केस स्टडी सॉल्व करनी है। और याद रखना, आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, आपको पता होना चाहिए अगर कोई पेशेंट आपकी ओपीडी में आएगा, सिम्टम बताएगा, तो आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे कि हाँ आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी नहीं है। सो कहानी के रूप में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं, अगर मान लीजिए एडीमा टॉपिक एक केस स्टडी में आएगा तो कैसे आप सॉल्व करने वाले हो। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन एंड तक देखना, ज्यादा लंबी वीडियो है मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा है। चलिए अब एक केस स्टडी में आपको बताता हूं, अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन पहले। देखो, ए 50 ईयर ओल्ड मैन, कि भैया एक चच्चा जान आए हैं, 50 साल के बूढ़े चच्चा जान अपने पास आए हैं, प्रेजेंट विद द प्रोग्रेसिव स्वेलिंग ऑफ बोथ लोअर लिम्स, मतलब उनके दोनों पैर जो है चच्चा जान के बहुत ज्यादा अपने सूजे हुए हैं। अब आपको पता है जब भी सूजन हो, एडीमा हो, आप बोलना 3 ऑर्गन खराब होंगे, या तो लिवर खराब होगा, या फिर किडनी, या फिर दिल, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं, जब भी चेक करना हो ना आपको, इसको चेक करने का तरीका क्या है, अपन पेशेंट को बोलेंगे आप ब्लड जांच करवा के लाओ और यूरिन की जांच कराओ। यूरिन की जांच अपन कराएंगे तो यूरिन में कभी भी ना प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अगर प्रोटीन प्रेजेंट हो यूरिन में तो समझ जाना किडनी खराब है। लिवर जो है ना वो बनाता है अपने प्लाज्मा के प्रोटीन, अगर प्लाज्मा के प्रोटीन जो है अगर कम हो अपने ब्लड जांच में तो समझ जाना लिवर की डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से अपन उसको ब्लड जांच करवाने को दे देंगे। तो चच्चा जान आए थे, स्वेलिंग थी पैर में, अपन ने उनसे बोल दिया कि आप खून की जांच कराइए और यूरिन की जांच कराइए, फिर दोबारा आके हमें दिखाइएगा। 2 वीक से ये हो रहा है उनके साथ। द स्वेलिंग इज पिटिंग इन नेचर एंड इंक्रीज इन इवनिंग। अब क्या है ना, स्वेलिंग ऐसी है, अगर मैं उसमें से दबाता हूं तो वो हाथ जो है ना अंदर ही रह जाता है, इसको बोलते हैं पिटिंग एडीमा। साइड में आपको इमेज भी दिख रही होगी पिटिंग एडीमा की। पिटिंग एडीमा मतलब जैसे अपन सूजन वाली एरिया को दबाएंगे वो अंदर ही रह जाएगा, उसे बोलते हैं पिटिंग एडीमा। अब उनको एक और दिक्कत है कि उनको ना सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, ब्रेथलेसनेस है। याद रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है आपको डायग्नोस करने का, सांस लेने में दिक्कत है। जब अपन ने एग्जामिन करा तो अपन को एक और चीज पता लगा कि इनका जो वीनस प्रेशर है वो राइज है। अब याद रखना, एक चीज समझ में आ गई यार, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ये दिल की तरफ चीजें जा रही हैं, कार्डियक फेलियर की तरफ चीजें जा रही हैं, दिल की तरफ ये चीजें जा रही हैं। एंड माइल्ड हेपेटोमेगाली इज प्रेजेंट, लेकिन देखो यहाँ पे लिवर भी हल्का सा सूजा हुआ, हल्का सा सूजा लिवर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन आ गए लैब की फाइंडिंग पे। अब आप एक डॉक्टर बन रहे हो, लैब की फाइंडिंग देखना है। जब अपन ने लैब की फाइंडिंग देखी तो अपन को पता लगा नॉर्मल सीरम प्रोटीन लेवल, कि जो प्रोटीन के जो लेवल है पेशेंट के वो नॉर्मल है। अब देखो इससे तात्पर्य क्या है, आप कैसे केस स्टडी सॉल्व करोगे। अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना आता है, 20 नंबर का लॉन्ग बचा लूंगे। 20 नंबर का लॉन्ग गलत लिख दिया ना, फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, सीधा सप्ली आती है। यहां पे लिखा है नॉर्मल प्रोटीन लेवल। नॉर्मल प्रोटीन लेवल से मतलब क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, लिवर, मतलब लिवर नॉर्मल है। चलो भाई, मतलब लिवर यहां पे नॉर्मल है, क्योंकि ब्लड में प्रोटीन लेवल नॉर्मल है, मतलब लिवर नॉर्मल है। और नो प्रोटीन यूरिया, मतलब जब वो यूरिन कर रहा है तो उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, किडनी भी नॉर्मल है, लिवर भी नॉर्मल है, किडनी भी नॉर्मल है। अब तीसरी चीज क्या बचती है सूजन में, दिल।
और यहां पे लिखा भी वीनस प्रेशर राइज है, मतलब कि ये जो पूरी क्लिनिकल केस स्टडी है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। जो चच्चा जान जो है अपने 50 साल के, उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण सही तरीके से वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहे और उनको हो रहा है एडीमा। तो इस तरीके से क्लिनिकल केस स्टडी सॉल्व करनी रहती है। फिर देखो ये 20 नंबर में आई है इस तरीके की क्लिनिकल केस स्टडी, आपको पता लगाना है, सॉल्व करना है। फिर उसमें क्या होता है ना, 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन सबके अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम पूरा पढ़ेंगे एडीमा क्या होता है, अपन क्लासिफिकेशन करेंगे एडीमा कितने प्रकार के होते हैं, लोकलाइज, जनरलाइज, पिटिंग, नॉन पिटिंग। फिर डिफरेंस बिटवीन देखेंगे ट्रांसुडेट एक्सुडेट का। दिस इज इन द पार्ट 1। ये पार्ट 1 में अपन ने इतना जाना, केस स्टडी सॉल्व करी। पार्ट 2 में पूरा मैं आपको बताऊंगा ये होता कैसा है, इसकी पूरी पैथोजेनेसिस बताऊंगा। क्वेश्चन अभी क्योंकि केस स्टडी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पे है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पूछा है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, सबका मैं आपको बताऊंगा कैसे पैथोजेनेसिस होता है। देखो ये केस स्टडी हो गई, केस स्टडी के अलावा पूरा लॉन्ग में भी आता है, तो लॉन्ग में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, पूरा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लॉन्ग में लिखना है। पार्ट 2 में नोट्स भी मेरे दूंगा। फिर शॉर्ट नोट की बात करते हैं। ये एडीमा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बेटा ये जो टॉपिक है ना इसी से शॉर्ट नोट आ जाते हैं। सीधा 5 नंबर में बोलेगा एडीमा डिफाइन करो, क्लासिफाई करो इसके कितने प्रकार के होते हैं। सीधा बोलेगा एक्सुडेट ट्रांसुडेट में डिफरेंस बिटवीन, स्टार मार्क कर लो, 2 नंबर में आया हुआ वाइवा मैडम पूछेंगी। सीधा आपसे स्टारलिंक फोर्स के बारे में पूछ लेंगे शॉर्ट नोट में और पैथोजेनेसिस पूछ लेंगे। सो ये जो एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, ये मन से नहीं बनाए हैं, ये अलग से शॉर्ट नोट में भी आते हैं। देखो अब अपन को मालूम चल गया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं थ्योरी। देखो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, नॉलेज अप्लाई करने का, रटो मत, एप्लीकेशन करो कि पेशेंट को कैसे अपन देखेंगे तो ही असली मजा आएगा। फिर हर बार की तरह अपन एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, कितनी नॉलेज आपको मिली है वो जानने के लिए। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, अब वो अपन पार्ट 2 में देखेंगे। चलो अपन एडीमा अब स्टार्ट करते हैं। अब एडीमा की डेफिनेशन क्या है, देखो एडीमा पढ़ने से पहले एडीमा अपना आता है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर। अब आप बोलो सर हीमोडायनेमिक क्या होता है, तो रटो मत, हीमो से यहां पे मतलब है ब्लड, समझ रहे हो आप, हीमो का मतलब है यहां पे ब्लड, डायनेमिक का मतलब है फ्लो, याद रखना। हीमोडायनामिक जो है ये एक जनरल टर्म है जो कि अपन यूज करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो की, अपने बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से बह रहा है, सही तरीके से बह रहा है कि नहीं बह रहा, उसकी स्टडी करने को अपन बोलते हैं हीमोडायनेमिक। ठीक है, अब जब भी डिसऑर्डर लग जाए ना, मतलब कि यहां पे दिक्कत हो गई है। कहां पे डिसऑर्डर लगा है, हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, मतलब ब्लड के बहने में दिक्कत आ रही है, इसे अपन बोलेंगे हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर। तो हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर क्या है, आर डिस्टर्बेंस इन द परफ्यूजन दैट कैन लीड टू सेलुलर इंजरी। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, अगर ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वो सही तरीके से टिश्यू में नहीं जाएगा, ब्लड सही तरीके से टिश्यू में परफ्यूजन नहीं हो पाएगा। अगर टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा सही तरीके से तो क्या होगा, सेल के अंदर इंजरी होगी एंड इफेक्ट मैनी ऑर्गन, याद रखना बहुत ऑर्गन इफेक्ट करेगा, लिवर हो, हार्ट हो, स्किन हो, आई हो, ब्रेन हो। जो हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एडीमा। एडीमा जो बीमारी है ना वो भी इसलिए होती है क्योंकि ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। सो एडीमा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इन्फार्क्शन, शॉक, ये सारे के सारे टॉपिक ना स्टार मार्क कर लेना, लॉन्ग में आते ही आते हैं। आज अपन एडीमा पढ़ रहे हैं। चलिए अब अपन आते हैं एडीमा का मतलब क्या होता है। चलो अब एडीमा का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब क्या होता है ना बेटा, एक होती है ब्लड वेसल, आपको पता है ब्लड वेसल अपनी होती है, ये अपनी ब्लड वेसल है और यहां पे ये सेल है। ठीक है, 2 सेल की बीच की स्पेस जो रहती है उसको अपन बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। एम आई क्लियर? ये जो अपना जितना भी ब्लड वेसल है, अब क्या होता है ना, अलग अलग कारणों के कारण, हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण, किसी भी कारणों से क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल है इससे जो है उसका फ्लूइड, जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का फ्लूइड अगर बाहर आ जाए, बाहर आने के कारण एबनॉर्मल तरीके से प्लाज्मा का फ्लूइड जो है ब्लड वेसल से बाहर आया और इन सेल के बीच में जाके एक्यूमुलेट होने लगा, तो इसी चीज को अपन बोलते हैं एडीमा। एडीमा मतलब सूजन होना। सूजन क्यों हो रही है, क्योंकि अपने ब्लड वेसल से प्लाज्मा का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल गया है। कहां बाहर निकला है, 2 सेल्स के बीच में वो आया है, जिसके कारण अपन को सूजन दिखाई दे रही है। तो दिस इज एडीमा। डेफिनेशन के फॉर्म में भी आपको पढ़ाता हूं ताकि आप लिख पाए। रॉबिन की डेफिनेशन है स्टैंडर्ड बुक की, एन एबनॉर्मल, देखो नॉर्मल कंडीशन में तो होता नहीं है, एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, मतलब कि अगर अपने 2 सेल के बीच की जो स्पेस है
अगर वहां पे फ्लूइड एकत्रित हो जाए विद इन द टिश्यू के अंदर, तो इसे अपन एडीमा बोलते हैं। और फ्लूइड कहां से आता है? फ्लूइड अपना आता है ब्लड वेसल से। एम आई क्लियर? अब मैं आता हूं आपको क्लासिफिकेशन पे कि एडीमा कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का क्लासिफिकेशन है, पिटिंग, नॉन पिटिंग, जनरलाइज और एक अपना सिस्टमिक। तो यहां पे आप देखिए, अब दो प्रकार के एडीमा होते हैं बेटा, सूजन जो है दो प्रकार की होंगी। एक होगी पिटिंग टाइप। सर ये पिटिंग टाइप से आपका क्या मतलब है? देखो पिटिंग टाइप से मतलब क्या है, जब भी पेशेंट आता है ना उसको अपन ऐसे ही देखते हैं। पेशेंट के मान लो पैर में सूजन है तो अपन क्या करते हैं, अपने थंब को लेंगे और उसके पैर में ऐसे दबा देंगे। अब यहां पे दो कंडीशन है, या तो देखो जो अंगूठा जो है अपना अपन ने दबाया था, तो जहां पे आपने अंगूठा दबाया था ना वो टिश्यू अंदर ही धस जाए, यहां पे गड्ढा सा बन जाए, इसे बोलते हैं पिटिंग एडीमा। आपने जैसे पेशेंट को थंब लगाया तो क्या हुआ, जैसे आपने थंब को छोड़ा तब भी टिश्यू अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसको बोलेंगे पिटिंग एडीमा। और एक होता है नॉन पिटिंग एडीमा। नॉन पिटिंग एडीमा में क्या होता है, आपने ऐसे थंब रखा, जैसे ही आप छोड़ोगे वहां पे इस तरीके से गड्ढा नहीं बनेगा, जो सरफेस लेवल है वो नॉर्मली रह जाएगी। तो यहां पे ये लिखा है पिटिंग एडीमा के अंदर क्या होता है, इन दिस केस एडीमा इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब हो क्या रहा है, ये पिटिंग एडीमा क्यों होता है, क्योंकि जो फ्लूइड जो आया है ना, एबनॉर्मल तरीके से जो फ्लूइड भरा है वो अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू में भरा है, मतलब ब्लड वेसल से जो है प्लाज्मा का फ्लूइड निकला और वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाके भरा गया, जिसके कारण जैसे आपने थंब दबाया तो वो टिश्यू अंदर का अंदर रह जाता है थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर नॉर्मल भी हो जाता है। तो यहां पे लिखा है अगर मान लो जो एडीमा हुआ है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो क्या होगा, जैसे अपन फिंगर को प्रेस करेंगे तो अंदर ही रह जाएगा, एक डिप्रेशन सा बन जाएगा, इसको बोलेंगे पिटिंग एडीमा। ठीक है, पिटिंग एडीमा आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है। अपनी क्लिनिकल केस स्टडी जो थी उसमें भी लिखा था पिटिंग एडीमा हो रहा है पेशेंट को। नॉन पिटिंग एडीमा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर आप दबाते हो तो डिप्रेशन नहीं बनता है, तो नॉन पिटिंग एडीमा बोलते हैं। ये किन किन बीमारियों में दिखता है, एक मिक्सेडीमा बीमारी है और एक एलिफेंटियासिस है, ये दो बीमारियां होती हैं, उसके अंदर अपन को दिखता है नॉन पिटिंग एडीमा। फिर अपन आ जाते हैं, एक और चीज है इफ्यूजन। देखो ये एडीमा के अंदर नहीं आता है, इफ्यूजन एक दूसरी चीज है, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने डाला। देखो मैं तुम्हारा बहुत सीनियर हूं, पूरी एमबीबीएस मैंने कंप्लीट कर ली है आज, तो मुझे पता है कहां तुम्हें कंफ्यूजन होगी कहां नहीं होगी। इसी तरीके से मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं, हाईली प्रोडक्टिव नोट्स हैं, अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, 30 दिन में पैदा खत्म कर लूंगे। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, जाओ ऑर्डर करो, तुम्हारे लिए सारे नोट्स बनाए। अब अपन आते हैं इफ्यूजन पे। इफ्यूजन सर ये इफ्यूजन क्या होता है, हमें तो इसको बारे में मालूम ही नहीं है। अब इसका बहुत प्यारा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं इफ्यूजन समझाने के लिए। मान लीजिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा ये क्या है, लंग्स है। सब लोगों को पता है ये लंग्स है। लंग्स के बाहर जो कवरिंग होती है बेटा उससे क्या बोलते हैं, लंग्स की बाहर की कवरिंग जो है उससे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोल देते हैं प्लूरा। एम आई क्लियर? लंग्स है और लंग्स के बाहर कवरिंग होती है उसे अपन बोलते हैं प्लूरा, और इन दोनों के बीच में एक हल्का सा फ्लूइड भरा होता है अपना। अब क्या होता है ना, इफ्यूजन एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपनी जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड भरा जाता है नॉर्मल तरीके से। जैसे कि अपना ये लंग्स है और ये अपने प्लूरा है, अपने लंग्स और प्लूरा के बीच में बहुत सारा अपना जो है ये फ्लूइड भरा जाएगा, जिसके कारण होगा ये फ्लूइड भरा गया। जितना ज्यादा फ्लूइड भराएगा वो लंग्स को उतना ज्यादा कंप्रेस करेगा। अभी यहां पे इफ्यूजन प्लूरा में हो रहा है, दैट इज व्हाई उसको बोलेंगे अपन प्लूरल इफ्यूजन। सेम दिल में भी हो सकता है, जो हार्ट होता है उसकी कवरिंग को अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं, जैसे कि ये अपना दिल है, ठीक है, और दिल की जो कवरिंग होती है बेटा उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसके बीच में भी एक नॉर्मल फ्लूइड अपना प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। लेकिन किसी बीमारी के कारण अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड ज्यादा बनने लगे और यहाँ पे ढेर सारा एक्यूमुलेट होने लगे, मतलब कि एकत्रित होने लगे, तो क्या होगा, वो हार्ट को कंप्रेस करेगा। एम आई क्लियर? क्योंकि ये दिल में हो रहा है इसलिए से बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सो एडीमा अलग चीज है, इफ्यूजन अलग चीज है। इफ्यूजन डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी। जब बॉडी कैविटी के अंदर हो तो उसे बोलेंगे इफ्यूजन। वाइवा में मुझसे मैडम ने पूछा था इफ्यूजन और एडीमा में डिफरेंस, दैट इज व्हाई मैंने आपसे बता दिया। आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में आ सकता है ये कि बेटा एडीमा और इफ्यूजन में डिफरेंस बिटवीन बताओ। सो एडीमा क्या होता है, जब 2 सेल के बीच में फ्लूइड भरा है तो उसे एडीमा बोलते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जब वो हो। जब बॉडी कैविटी में अगर फ्लूइड भरा है तो उसे इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है।
जैसे कि अपन ने देखा अभी लंग्स वाला, प्लूरल, दिल वाला, पेरिकार्डियल, कितनी बार क्या होता है ना अपने पेट में भी हो जाता है। आपको पता है ना अपने एब्डोमेन के बाहर एक हल्की सी मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम में भी एक कैविटी होती है पेरिटोनियल कैविटी, अगर उसके अंदर भरा जाता है फ्लूइड तो एक कंडीशन होती है असाइटिस। साथ में बगल में आप फोटो देख पा रहे होंगे, असाइटिस में ऐसा लगता है पेट पूरा फुल गया है, प्रेग्नेंट सा ही वो हो गया है। सो ये फ्यूजन के बहुत प्यारे एग्जाम्पल थे। फिर एडीमा, पिटिंग टाइप, नॉन पिटिंग टाइप अपन ने एडीमा देखा। अब अपन देखने वाले हैं एडीमा दूसरे प्रकार के, कि एक होता है लोकलाइज और एक होता है जनरलाइज। इसका मतलब क्या है, देखो लोकलाइज से यहां पे मेरा मतलब क्या है, वो लोकल जगह में हो रहा है, मतलब कि हाथ है तो सिर्फ हाथ में हो रहा है, पैर है तो सिर्फ पैर में हो रहा है, वो पूरे सिस्टम में नहीं जा रहा है, लोकलाइज है, मतलब कि लिमिटेड टू एन ऑर्गन या लिम्ब, एक ऑर्गन या लिम्ब तक ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक एडीमा। देखो लिम्फेटिक एडीमा क्या होता है, मान लीजिए पैर है, अब पैर के जो लिम्फेटिक वेसल हैं अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा, सिर्फ पैर पैर सूजेगा, तो लिम्फेटिक एडीमा। इंफ्लामेटरी एडीमा, कितनी बार क्या होता है ना इंफ्लामेशन के कारण भी सूज जाता है पैर, वहां पे भी एडीमा हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है ना। एलर्जिक एडीमा, एलर्जी के अंदर इंफ्लामेशन होता है, उसके कारण पूरा पैर सूज जाता है, वहां पे फ्लूइड भरा जाता है, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एडीमा बहुत ही स्पेशल टाइप का एडीमा है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, जो अपने लंग्स हैं, लंग्स यहाँ पे सूज जाते हैं, लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड अपना भरा जाता है लंग्स के टिश्यू में, इसको बोल देते हैं पल्मोनरी एडीमा, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्गन तक है, दैट इज व्हाई इसको अपन बोलेंगे लोकलाइज। सेम एक अपना होता है सेरेब्रल एडीमा, ब्रेन के टिश्यू में भी कितनी बार फ्लूइड भरा जाता है, एक ऑर्गन तक सीमित है सेरेब्रल एडीमा, तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है तब। तो दिस इज आर लोकलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा यार, जनरलाइज है, पूरी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी अपनी किडनी खराब हो, लिवर खराब हो, दिल खराब हो, इन सब कंडीशन में पूरी बॉडी में हल्का सा सूजन आपको देखने को मिलती है, कहां पे, अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू में। जब भी दिल खराब होता है, किडनी खराब होती है, लिवर खराब होती है, तो पूरी बॉडी में हल्की सी सूजन दिखाई देती है अपन को। सूजन कहां देखने को मिलती है, अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जैसे अपन दबाएंगे उसे तो पिटिंग टाइप का एडीमा देखने को मिलेगा। सो जनरलाइज जो होता है पूरे सिस्टम में होता है, कार्डिक हो गया, न्यूट्रिशनल एडीमा हो गया, रीनल एडीमा हो गया, तो ये इसके एक डिफरेंस बिटवीन हो गए। अब अपन आते हैं यहाँ पे, ये जो टॉपिक है ना ये अलग से शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है बच्चों कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में डिफरेंस बिटवीन आप बताइए कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट क्या होता है। दोनों के दोनों ट्रांसुडेट और एक्सुडेट दिखते सेम है, लेकिन इन दोनों के कारण अलग अलग है। जी हाँ, एक एक्सुडेट जो है वो होता अपना इंफ्लामेशन के कारण है, और ये वाला जो है ऑस्मोटिक और दूसरे प्रेशर खराब होने के कारण होता है। चलिए इसको मैं समझाता हूं, पहले अपन समझते हैं ये है क्या चीज, फिर अपन आगे जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन आता है शॉर्ट नोट में, वाइवा में, एमसीक्यू भी भर के आते हैं। चलिए अब ये क्या है, ये एक अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल है, याद देखिए ये अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसके अंदर अपना प्लाज्मा में फ्लूइड है और अपने कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ये नॉर्मल अपना ब्लड वेसल है। अब क्या होता है ना, अब अपन आते हैं इन्फ्लामेशन पे। इन्फ्लामेशन में क्या होता था, मैंने आपको बोला था ना एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, अपना ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं। अगर नॉर्मल ब्लड वेसल ऐसी है तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन में ब्लड वेसल बहुत ही ज्यादा डायलेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वैसो डायलेशन। जब जब अपने ब्लड वेसल डायलेट होते हैं तब क्या होता है, जब जब अपने ब्लड वेसल डायलेट होते हैं तब तब अपने ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। उसको मैं ऐसे आपको समझाता हूं, मान लीजिए अभी अपने ब्लड वेसल के अंदर वाले सेल हैं एंडोथेलियम, दोनों सेल देखो पास पास में, लेकिन जैसे ही एक ब्लड वेसल डायलेट हुई, वैसो डायलेशन हुआ, ये दोनों के दोनों ये तो सेल जो है अपने एंडोथेलियम सेल, ये थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, अपने ब्लड वेसल के अंदर जितना भी फ्लूइड था, प्लाज्मा का फ्लूइड, वो बाहर आ गया। तो प्लाज्मा का फ्लूइड बाहर आ जाता है क्योंकि यहां पे अभी ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि दो सेल साइड हुए तो परमेबिलिटी बढ़ गई ब्लड वेसल की। तो यहां पे क्या होगा, अपना प्लाज्मा का फ्लूइड तो बाहर आएगा ही आएगा, फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन भी बाहर आ जाएगा। सो इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट मतलब अपने ब्लड वेसल से बाहर निकलने वाला ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर प्लाज्मा का प्रोटीन भी है और प्लाज्मा का फ्लूइड भी है। ये इन्फ्लामेशन में होता है जब परमेबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड वेसल की, दिस इज नोन एज एक्सुडेट। एम आई क्लियर?
चलो हाँ सर, अब हमें क्लियर हो गया है। अब अपन आते हैं ट्रांसुडेट पे। देखो बेटा, ट्रांसुडेट में जो है इंफ्लामेशन नहीं हुआ है, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी नहीं बढ़ी, ब्लड वेसल में वैसोडायलेशन नहीं हुआ। अब होता क्या है, ये अपनी ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में ना बेटा दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे बनते हैं इसके पैथोजेनेसिस में। अभी आपको याद करना है, बहुत सारी बीमारी होती हैं जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बीमारी में क्या होता है, अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ब्लड वेसल के अंदर का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तुम ऐसा समझ लो, इसका काम क्या है, जब जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा तब तब ब्लड वेसल से जो है फ्लूइड बाहर की तरफ निकल जाता है, डिफ्यूज करके निकल जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा के फ्लूइड के कारण बनता है और वो धकेलने वाला होता है, वो ब्लड वेसल में से फ्लूइड बाहर निकालता है। अब यहां पे देखो ब्लड वेसल की परमेबिलिटी वगैरह बड़ी नहीं है क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा था, तो फ्लूइड ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया। तो याद रखना, जब जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है तब तब ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकल जाता है। और ये सिर्फ फ्लूइड है, इसके अंदर कोई भी प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं है। यही एक मेन डिफरेंस बिटवीन है ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, तुम्हारी एक्स तो होगी जीवन में भाई, सबकी होती है, हमारी तरह सिंगल दो नहीं आप लोग। हमारी एक्स कैसी है, हमारी एक्स कैसी थी, चंडाल किस्म की थी, लेकिन हमारी एक्स थी तो भैया बड़ी ही प्यारी। अब आपको इससे याद क्या करना है, एक्स के एक्स से हो जाएगा एक्सुडेट, प्यारी के पी से आपका हो जाएगा प्रोटीन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एमसीक्यू में, भूल जाते हैं, तो अब आपको याद रहेगा चांडाल जरूर थी लेकिन थी बड़ी ही प्यारी। सो एक्सुडेट के अंदर प्रोटीन होता है और ट्रांसुडेट जो है वो ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा का फ्लूइड है, उसमें प्रोटीन नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण हो रहा है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा प्रेशर है, वो खींचता है, वो खींचने वाला प्रेशर होता है। वो एक आपने फॉग का डिओड्रेंट देखा होगा ना, कुछ कुछ लड़कों का क्या लगता है, फॉग का डिओ लगा लिया, लड़की आ रही है खींची चली जा रही है, ऐसा तो होता नहीं है और उनको सर दुखता है और भगती है। लेकिन चलो अपन वो बात मान लेते हैं, फॉग लगाया लड़कियां आ जा रही हैं। सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी फॉग जैसा ही है, चीजों को खींचता है अपनी तरफ। अब क्या होगा, अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है, जितना भी फ्लूइड बाहर है वो खींच के वापस ब्लड वेसल में आ जाता है। लेकिन बहुत सी बीमारी होती हैं जैसे कि लिवर की डिसीज। जब भी लिवर की डिसीज होती है ना, किसी भी प्रकार से जब भी लिवर डैमेज होता है तब तब प्रोटीन कम बनता है। जब जब प्रोटीन कम बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम है तो क्या होगा, कभी भी फ्लूइड वापस अंदर नहीं आ पाएगा अपने ब्लड वेसल के और फ्लूइड बाहर ही रह जाता है। मैंने आपको दो कारण भी यहां पे दिखा दिए एक्सुडेट वगैरह के। अब पूरा डिफरेंस बिटवीन मैं आपको पढ़ाता हूं, अब आपको बड़े इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। ये टेबल आपको रट्टा मारनी है यार, सीधा आती है 5 नंबर में। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। एक्सुडेट क्या है, एडीमा ऑफ इंफ्लामेटेड टिश्यू एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन वस्कुलर परमेबिलिटी। जाहिर सी बात है, जब भी इंफ्लामेशन होगा वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, तब जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसे बोलते हैं एक्सुडेट, याद है ना। फिर ट्रांसुडेट कब होता है, जब ऑस्मोटिक या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में दिक्कत हो। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंज इन एंडोथेलियम परमेबिलिटी, मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकला है फ्लूइड ऑस्मोटिक और दूसरे प्रेशरों के खराब होने के कारण, ना कि एंडोथेलियम की परमेबिलिटी के खराब होने के कारण, ठीक है। ये ट्रांसुडेट एक्सुडेट में डिफरेंस बिटवीन। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपन देखें तो क्या है, सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये याद रखना। एक्सुडेट क्या कब निकलता है, इंफ्लामेटरी एडीमा होता है। जाहिर सी बात है, जब इंफ्लामेशन होता है तभी ब्लड वेसल डायलेट होती है, तब जो फ्लूइड निकलता है प्लाज्मा प्लस प्रोटीन उसे एक्सुडेट बोलते हैं। इंफ्लामेशन में निकलता है, ये इंफ्लामेटरी एडीमा है। ट्रांसुडेट कब निकलता है, जब कोई ऑर्गन खराब हो, तो ये नॉन इंफ्लामेटरी एडीमा है। फिर बात अपन करेंगे प्रोटीन की, तो मैंने आपको बताया था एक चांडाल थी लेकिन प्यारी थी, मतलब एक्सुडेट में ही आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। कितना, 2.5 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज कम होता है, याद रखना, इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है एक्सुडेट में तो ग्लूकोज कम होते हैं। फिर एक बात आपको करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी की। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना वो प्रोटीन के कारण बनती है, क्योंकि एक्सुडेट में प्रोटीन ज्यादा है तो यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा है। ये एमसीक्यू में आता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा है,
एक्सुडेट की कि ट्रांसुडेट की, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक्सुडेट में प्रोटीन है इसलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। वहीं इसके अंदर प्रोटीन भी कम है। अपना ग्लूकोज इसके अंदर सेम होता है प्लाज्मा जितना, क्योंकि प्लाज्मा का ही फ्लूइड पूरा निकला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी लो होती है। फिर अपन सेल की बात करें तो जाहिर सी बात है एक्सुडेट में क्या होता है, परमेबिलिटी बड़ी है। अपने ब्लड वेसल वैसोडाइलेट हुए, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बड़ी है, तो फ्लूइड भी बाहर निकला, प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर निकले, साथ में कुछ सेल भी बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल, एक्सुडेट जो फ्लूइड होता है तो बहुत सारे सेल होते हैं, इंफ्लामेटरी सेल होते हैं, पेरेन्काइमल सेल होते हैं। बाकी ट्रांसुडेट में बहुत कम सेल होते हैं क्योंकि सिर्फ डिफ्यूजन हुआ है फ्लूइड का, ठीक है। मेनली मेसोथेलियम सेल या फिर कुछ मरे हुए सेल हो सकते हैं, सेल की डिब्रीज हो सकती हैं। एग्जाम्पल अगर देखते हैं अपन ट्रांसुडेट का एग्जाम्पल क्या है, एडिमा इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। जब कार्डियक फेलियर होता है उसके अंदर जो, जब भी दिल खराब होगा उसके कारण जो आपको सूजन देखने को मिलती है ना, वो सूजन क्यों है, क्योंकि वहां पे पानी भरा है। कैसा पानी भरा है, ऐसा पानी भरा है जिसके अंदर प्रोटीन के लेवल कम है, वो है ट्रांसुडेट, ठीक है। प्लूरेंट एक्सुडेट एज इन पस, मतलब कभी भी अगर अपन को प्लूरेंट मतलब कोई भी इंफेक्शन हो गया तो इंफ्लामेशन होता है, कितनी बार पस वाला इंफेक्शन हो गया, इंफेक्शन में क्या होगा, इंफ्लामेशन। सो इंफ्लामेशन में जब भी आपको हल्का सा सूजन दिखेगा तो वो क्यों दिखेगा, एक्सुडेट के कारण, क्योंकि जब जब इंफ्लामेशन होता है तब तब ब्लड वेसल डायलेट होती है और ऐसा फ्लूइड निकलता है जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, हाईली इंपॉर्टेंट था। अब आपका नॉलेज चेक करते हैं एक एमसीक्यू के जरिए। तो यहां पे आप सभी लोगों के लिए 10 करोड़ का सवाल जो नीट पीजी में एक बार आ चुका है, ट्रांसुडेट डिफरेंट कैसे है एक्सुडेट से। तो यहां पे आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं मैंने 3, होते हैं 4 लेकिन मैंने 3 दे रखे हैं पीपीटी के साइज के कारण। और याद रखना, वीडियो को पोस्ट करो, सही आंसर कमेंट में लिखो, जितना ज्यादा तुम एंगेज करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और मैं बच्चों के नाम भी लेता हूं जिन लोगों ने सही आंसर दिया है, और शाउट आउट के से ज्यादा बात ये होती है कि तुम एंगेजमेंट दिखा रहे हो। सो मैं साइड में हट रहा हूं, रोकना और आंसर देना। मेरे हिसाब से तुमने वीडियो पोस्ट करके आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, क्योंकि ट्रांसुडेट के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम है और प्रोटीन भी अपनी कम होती है, ठीक है। रीजनिंग अगले पार्ट में आएगी। सो नेक्स्ट पार्ट जो है, अगली कहानी जो है वो अपने होने वाली है पैथोजेनेसिस ऑफ एडीमा पे। इस मूवी के लिए तैयार रहें क्योंकि इसके बाद एडीमा खत्म हो जाएगा और मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, इन सारे कारण के कारण एडीमा होता कैसा है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी बहुत जल्द, कहां पे, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करें।